नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम प्रारंभ करेंगे पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट की क्लास, जिसमें हम इन्वायरमेंट से संबंधित ऑनलाइन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास मुख्यतः रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इन्वायरमेंट से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न अब से पूछे जाया करते हैं। तो इसकी लगभग 7-8 क्लासेस होगी, जो कि डेली हम इसको करते जाएंगे और एक एक क्लास करके पूरे हम इन्वायरमेंट को रिवाइज करेंगे। तो पहली क्लास में आज हम प्रारंभ करते हैं कि पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी अर्थात ये मुख्य रूप से जीवों और वातावरण के मध्य अध्ययन किया जाता है। जीवों और वातावरण के मध्य इकोलॉजी के अंतर्गत पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में तीन प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से तीन घटक वो हैं जैविक घटक, अजैविक घटक और तीसरा आ जाता है ऊर्जा संगठक। तो जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक जो हैं ये पर्यावरण के अंतर्गत शामिल मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्नीस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो घास स्थल, वन तथा मरुस्थल जो होते हैं ये सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, क्योंकि घास स्थल, वन और मरुस्थल तीनों के यहाँ शामिल होते हैं। ये स्थलीय भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो जीवों के समुदाय में जो उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है वो है पारिस्थितिक कर्मता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 10% का नियम देने का कार्य किया वैज्ञानिक, उनका नाम है लिंडेमान। रेमंड लिंडेमान जो हैं इन्होंने 10% का नियम दिया है। 10% का नियम किससे संबंधित होता है। तो 10% का जो नियम है वो ऊर्जा के खाद्य रूप से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से है। जब खाद्य ऊर्जा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो वो उसका सिर्फ 10% ही भाग ट्रांसफर हो पाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, 10% का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो धारणीय या स्थायी विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करने की कार्य किया था ब्रेटलैंड कमीशन ने। ब्रेटलैंड कमीशन ने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो आइए नेक्स्ट लिस्ट है भारत में रामसर साइट। तो भारत में कुछ आर्द्रभूमियां हैं और उनके राज्य, इनको याद कर लेते हैं कौन सी आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत में रामसर साइट का हिस्सा है। तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे पहले देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में आ जाती है बुलर झील है, होकेरा आर्द्रभूमि है और अंतिम है सुरिनसर और मानेसर। तो तीन आर्द्रभूमियाँ जम्मू कश्मीर की याद रखनी होगी। एक है बुलर झील, दूसरी है होकेरा आर्द्रभूमि और तीसरा है सुरिनसर मानेसर। नेक्स्ट है लद्दाख के अंतर्गत प्रमुख आर्द्रभूमि। तो लद्दाख के अंतर्गत शामिल प्रमुख आर्द्रभूमि है वो है सोमोरिरी झील। नेक्स्ट आते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत शामिल प्रमुख आर्द्रभूमियों कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख आर्द्रभूमियों में है चंद्रताल, पोंग डैम झील और तीसरी है रेणुका। रेणुका जो है सबसे छोटी आर्द्रभूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है वो है रेणुका। रेणुका कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत तीन प्रमुख आर्द्रभूमियाँ हैं, एक तो है चंद्रताल, दूसरा है पोंग डैम झील और तीसरा है रेणुका झील। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब में। तो पंजाब में के अंतर्गत एक हो जाता है हरिके बैराज, जो कि कृत्रिम आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट है कांजुली झील और फिर है रोपण झील, फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया और एक है केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व हो जाता है और अंतिम है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी कहाँ स्थित हैं, पंजाब के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है केरल में स्थित प्रमुख आर्द्रभूमियों। तो केरल के अंतर्गत प्रमुख आर्द्रभूमियों में हो जाती है अष्टमुदी हो जाती है, अष्टमुदी, सष्टमकोट्टा और बेम्बानाड। अष्टमुदी, बेम्बानाड और सष्टमकोट्टा तीन प्रमुख आर्द्रभूमियाँ कहाँ हैं, केरल में। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के अंतर्गत है प्रमुख है सांभर झील,
जो कि खारे पानी की प्रमुख झील है। और एक है केवला राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि पक्षियों का राष्ट्रीय उद्यान है, इसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील ये कहाँ के रामसर साइट है, ये है राजस्थान की प्रमुख रामसर साइट। नेक्स्ट आता है उड़ीसा, उड़ीसा के अंतर्गत हो जाता है चिल्का झील हो जाते हैं। उड़ीसा में प्रमुख रूप से चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव। चिल्का और भीतरकनिका जो हैं वो आर्द्रभूमियां हैं उड़ीसा के अंतर्गत। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख झील है जिसका नाम याद रखना होगा कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और असम के अंतर्गत आ जाता है दीपोरबिल। तो असम के अंतर्गत दीपोरबिल आर्द्रभूमि जो कि भारत की एक प्रमुख रामसर साइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सर्वाधिक स्थायी सार्वभौमिक परमानेंट जो जिसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज़्यादा है महासागर। महासागर क्या होता है, ज़्यादा स्थायी रहता है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जो होता है कवक और जीवाणु जो होते हैं वो डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं, जिनका कार्य क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट होता है उनको अपघटन करने का कार्य करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड बनता है वो बनता है सीधा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, तो उल्टा बनता है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। जब जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जीव भार का पिरामिड उल्टा हो जाता है, जबकि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जब बनता है तो वो सीधा बनता है। नेक्स्ट आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को। नेक्स्ट आता है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है कि समुद्री वातावरण के अंतर्गत मुख्य रूप उत्पादक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि परितंत्र का हृदय गतिक किसे कहा जाता है। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो वो है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को परितंत्र का हृदय गतिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है कि पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है सौरिक विकिरण अर्थात सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट कुछ और रामसर साइट हैं जिनको देख लेते हैं, किस राज्य में स्थित है, कौन सी आर्द्रभूमि कहाँ है। तो तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित प्रमुख रामसर साइट है वो है पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर जो झील है वो स्थित है त्रिपुरा में। नेक्स्ट आता है कि लोकटक झील। लोकटक झील जो कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, तो ये स्थित है मणिपुर में। अब आते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रामसर साइट हैं ऊपरी गंगा तंत्र, जिसको ब्रज घाट से नरौरा तक है, ऊपरी गंगा तंत्र हो जाता है। और नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, फिर है समन पक्षी अभ्यारण्य, फिर है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और सांडी पक्षी अभ्यारण्य, और अंतिम है सरसई नवार झील जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रामसर साइट हैं। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है, सुंदरवन जो कि सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। और नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोज आर्द्रभूमि, भोज आर्द्रभूमि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में सबसे प्रमुख आर्द्रभूमि है वो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है नंदूर मधमेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये प्रमुख रामसर साइट हो जाती हैं जो कि भारत में स्थित हैं। अब नेक्स्ट आते हैं
बायोम एवं जैव मंडल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें है पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र को बायोम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा होता है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा बायोम है वो है जलीय बायोम। जलीय बायोम जो है वो सबसे बड़ा बायोम होता है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो सबसे कम जैव विविधता और तथा जैव भार वाला बायोम जो है वो है टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट आता है कि जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत प्रमुख शामिल संगठक जो हैं वो है जैविक संगठक और अजैविक संगठक। नेक्स्ट है कि कौन सा तंत्र किस समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल फूड वेब जो है वो समुदाय के सभी जीवों के मध्य में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ता जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है कि वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं कि स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कि स्टोन प्रजातियां क्या हैं? वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं वो की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाती एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? तो जो एबोनी और महोगनी वृक्ष होते हैं वे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के भाग होते हैं। तो एबोनी और महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन। नेक्स्ट है साल, सागौन और शीशम। साल, सागौन और शीशम जो होते हैं ये मानसूनी वन बायोम के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है कि किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो किस बायोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है? तो वो है शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पारिस्थितिक उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। नेक्स्ट है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है? तो प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है विषुवतीय वन बायोम में। विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र। विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र जो है वो है मानसूनी बायोम। मानसूनी बायोम जो है वो सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है यूकोलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोइनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत पाया जाता है। तो यूकोलिप्टस जो होता है इसको क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु कहा जाता है। सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो सागर जल के जो नितल एकदम तलहटी में जो रहते हैं जीव उनको कहा जाता है बेंथस। बेंथस कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों की संज्ञा दी जाती है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियर जो होते हैं वो जो ध्रुवों में पाए जाने वाले बियर भालू होते हैं वो उन्हें कहा जाता है रेंडियर। तो रेंडियर कहाँ है? ये टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये संभवतः अंतिम स्लाइड है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो वन रिपोर्ट का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 1987 से। 1987 में प्रत्येक 2 वर्ष में क्या है वन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारतीय वन स्थित रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
नेक्स्ट है कि लानोज तथा कैंपोज घास किस बायोम में पाए जाते हैं। तो ये लानोज और कैंपोज जो कि आपने पढ़ा होगा साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होते हैं। तो अम्ब्रेला प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा प्रवासी होती है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र वो है पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है। अनुकूलतम बायोम ऑप्टिमम बायोम की जो दशाएं हैं वो पाई जाती है अयनवर्ती सदाबहारी वनों वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट है कि हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम का एक प्रमुख घास है। तो जो एलिफेंट ग्रास है वो मुख्यतः सवाना बायोम में पाई जाती है। हाथी घास किस बायोम का एक प्रमुख घास है। तो वो है सवाना बायोम का। नेक्स्ट आते हैं किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता को तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है। तो किसी बायोम में प्राणियों का जीवन जो है वो संरचना, शकल, बायोमास, जातियों के संगठन पर उनकी क्रियाशीलता, तीव्रता तथा उनकी संख्या निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार, दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। तो विश्व के शीतोष्ण घास बायोम को जो है वो प्रमुख अन्न भंडार, दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। परितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए क्या करना है कि की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। पौधों की जाति उनकी संरचना तथा वृद्धि किस पर निर्भर करती है। तो पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि जो होती है पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कार्यों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। पर्णपाती वन डेसिडुअस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन जो होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं मानसून वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल ट्रांजिशन जोन को क्या कहलाता है। तो ट्रांजिशन जोन को कहा जाता है इकोक्लाइन। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल ट्रांजिशन जोन को कहा जाता है इकोक्लाइन। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की जो परिकल्पना प्रस्तुत की वो की थी चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थली की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर छुप गया है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को